Assalamu alaikum. Welcome to another video about manual handling, risk and their controls. आज इस वीडियो में हम मैनुअल हैंडलिंग के रिलेटेड उसके जो हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं और उनके कंट्रोल्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग होती क्या है? मैनुअल हैंडलिंग is an activity that take place in most workplaces. Often manual handling is a routine part of day-to-day work activities. इसमें हमारे पास कौन कौन से एक्टिविटीज होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक वर्कर ईंटें उठाता है या सीमेंट की बोरियां या आयरन के ब्लॉक्स होते हैं वो उठाना, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग होती है। और मैनुअल हैंडलिंग समटाइम्स इन्वॉल्व वेरी रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल लोड, यानी कि वो लोड होता है जो हम उठा सकते हैं, लेकिन उस दौरान हमारे पास रेपिटेटिव मोशंस के दौरान या हम डेली बेसिस पे करते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, इंजरीज का भी हम शिकार होते हैं। उसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं जो हमें पेश आते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे बारी बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी बैक इंजरी। बैक इंजरी क्या होती है जी? द स्पाइन इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल बोन्स वर्टिब्रे separated by tough pads intervertebral disc. Wear and tear can occur to these discs so that they become distorted. This can extreme pain and discomfort and is often accompanied by nerve pain because the distorted disc trap nerves where they enter the spinal cord. इसमें होता क्या है, हमारे पास वर्टिब्रे होती हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो बनती है ना, इस तरह की स्मॉल बोन्स होती हैं जो स्टैक अप होती हैं, ठीक है। ये 33 होती है और ये जो सी ग्रीन कलर की है ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जिसको कहते हैं। तो जब हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो अगर ये डिस्क आपकी स्लिप हो जाती है या टीयर का शिकार हो जाती है, यानी कि इसमें आ जाता है कोई गैप डिस्टॉर्टेड आ जाता है, या ये इसमें स्लिप होने की वजह से डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि इसको कहते हैं कि वियर एंड टीयर, यानी कि बारीक से भी अगर आपको आ जाए ना, जख्म आ जाए उसमें, तो क्या होता है कि बैक इंजरीज का हम शिकार हो जाते हैं। तो उसमें माइनर पेन से लेकर सीवियर इंजरी तक हो सकती है और ये चीज़ आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में सर्जरी तक ले जाती है और इसमें कई बार तो हम डिसेबल्ड हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल्ड ये हमें कर देती है। ये होती है जी बैक इंजरी। अगला हमारे पास कौन सा हैजर्ड है? टेंडन एंड लीगामेंट इंजरीज। टेंडन एंड लीगामेंट आर द connective tissues that join muscle to bones and bones to bones रिस्पेक्टिवली। अच्छा होता क्या है कि आपके हमारे जो से मसल्स होते हैं ना वो टिश्यू से, बारीक टिश्यू से मिलकर बनते हैं। तो टेंडन जो सी होती है ना वो बोन्स को मसल के साथ जोड़ती है और जो सी लीगामेंट होती है वो बोन्स को बोन के साथ जोड़ती है। लेकिन जब वो बोन्स को भी बोन के साथ जोड़ती है तो उसमें भी हमारे मसल्स शामिल होते हैं। उस दौरान जब अगर हम करते हैं मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो वो तब ही हमें इंजरीज का हम शिकार हो सकते हैं। आगे है जी हमारे पास मसल्स इंजरीज। Overloaded muscles tissues can tear. This is painful and likely to lead to short-term impairment. यानी कि मसल इंजरीज का भी आप शिकार हो सकते हैं। आपकी नेक उसमें शामिल है, आपके हाथ पाँव के जो से मसल्स हैं वो शामिल हैं, वो वियर एंड टियर का शिकार हो सकते हैं। हर्नियस। हर्नियस क्या होते हैं जी? व्हेन द शीट मसल्स दैट सराउंडेड द गट इज ओवरलोडेड इट कैन डिस्टॉर्ट एंड टीयर। This usually happens in the lower abdomen and can be painful injury that will not repair naturally. In many instances, an operation is required. ये हमारे पास हर्नियाज होती हैं जो हमारी गट होती है जिससे हमारा स्टूल पास होता है, ठीक है। वो उसके सराउंड होते हैं, मसल्स होते हैं। जब हम लिफ्टिंग हैवी करते हैं ना तो वो क्या होता है, हैवी लिफ्टिंग के दौरान ना वो स्ट्रेच आउट होती है, ठीक है। स्ट्रेच होने की वजह से ना, फोर्स लगने की वजह से ना, तो वो क्या होते हैं, हर्नियस बन जाती हैं वहां पे। तो वो आपने देखी होंगी
वो अक्सर हमारे नज़र आती हैं। कमीज़ हमने पहनी हो, कोई शर्ट पहनी हो तो उसमें से नज़र आती हैं। ये नीचे एब्डोमेन वाले हिस्से में होती हैं और उसके लिए ऑपरेशन रिकमेंडेड होता है। वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर क्या होता है जी? ये होता है जी अ ग्रुप ऑफ मसल्स एंड नर्व प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें होता क्या है, क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज दैट टू द आर्म, रिस्ट, हैंड एंड रिजल्ट ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट आल्सो रेफर्ड टू एज रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज। अच्छा, ये वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर जो हमारे पास होता है ना, ये जेनेरिक टर्म है। और ये यूज कब होती है? जब आपके मसल्स, आर्म के मसल्स, हैंड के, रिस्ट के, शोल्डर के और नेक के मसल्स जो से होते हैं ना, वहाँ पे अगर आपके नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए या आपका मसल्स वगैरह डैमेज हो जाए तो इसे कहते हैं अपर लिम्ब डिसऑर्डर। इस ये एक जेनेरिक टर्म है और इसमें कौन कौन सी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। वर्क related upper limb disorder usually in such as carpal tunnel syndrome and tennis elbow। ये हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो, ये इसकी एग्जांपल्स हैं वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर की। मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी क्या है जी? ये जो सा हाथ दिखाए हुए, इसका पाम जो सा दिखाया हुआ है, ये है जी कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। और मैं अगला आपको दिखाता हूँ टेनिस एल्बो सिंड्रोम। ये है जी टेनिस एल्बो सिंड्रोम, ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ से अगर आपके मसल्स डैमेज हो जाएं तो इसको कहते हैं टेनिस एल्बो एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। ये दो एग्जाम्पल्स हैं वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर की। और ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी स्वेयर पेन्स भी हो सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सर्जरी भी रिकमेंड हो जाती है आपको। यानी कि ये इतना, आप अगर इसको जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो इस तरह होता है। अगला हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग में हैजर्ड कौन सा है जी? कट, बर्न्स, डिसलोकेशन एंड ब्रोकन बोन्स। यानी आपकी बोन्स डिसलोकेट भी हो सकती हैं, कट और बर्न भी हो सकता है आपको। फॉर एग्जांपल आपका जो लोड है जो आपने लिफ्ट किए हुआ है वो हॉट है या शार्प है, या आप उसको पाँव पे गिरा गिरा देंगे तो वो क्या होता है, ये मैनुअल हैंडलिंग की किस्म है। वहाँ पे आपको कट लग सकता है, आपकी बोन्स टूट सकती हैं, डिसलोकेट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये 5-6 जो हमारे पास थे, ये मैनुअल हैंडलिंग के हैजर्ड थे। अब हम जो बहुत अहम चीज़ है वो पढ़ेंगे, असेसिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क। यानी कि मैनुअल हैंडलिंग करने से पहले हम उसकी रिस्क की असेसिंग किस तरह करेंगे, यानी कि असेसमेंट किस तरह करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे। जिस तरह हमने रिस्क असेसमेंट पहले नहीं पढ़ी थी, जो जर्नल हमारी रिस्क असेसमेंट थी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ये रिस्क जो है ये स्पेसिफिक मैनुअल हैंडलिंग के लिए है। ये उससे डिफरेंट है। जिस तरह हमने वहाँ पे असेसिंग नहीं की थी, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी असेसमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी असेसमेंट किस तरह होगी? मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट फोकस ऑन 4 मेन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास द टास्क है, सेकंड द लोड, द इन्वायरमेंट, एंड फोर्थ पे है इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। बारी बारी हम इनको स्टडी करते हैं। द टास्क में क्या है जी? The task can be assessing, asking questions such as at what height is the load being picked up, carried or put down। यानी किस हाइट पर आप लोड को उठा रहे हैं या आप उसको रख रहे हैं वहां पे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। टास्क, आपका टास्क क्या है, आपने करना क्या है, ठीक है, ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इज द टास्क वेरी रेपिटेटिव, यानी कि टास्क एक टास्क होता है, यानी कि हमने कुछ टाइम के लिए करना होता है, ये 1-2 बार या 10 बार। यहाँ पे वो बता रहा है कि कितना वो रेपिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर है, वो उसने ईंटें छत पर ऊपर फेंकनी है, तो वो आप देखेंगे कि वो रेपिटेटिव मोशन है, बार बार वो कर रहा है, ठीक है। इज देयर अ हाई वर्क रेट, यानी कि हाई वर्क रेट से मुराद यानी कि वो वर्क जो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है या वो कम एनर्जी कंज्यूम उसमें होनी है। इज अ लॉन्ग कैरिंग डिस्टेंस इन्वॉल्व, यानी कि हमने उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह उठाकर दूर तक जाना है, ये करीब ही है। कैन रेस्ट ब्रेक बी टेकन एज द वर्क रिक्वायर्ड देम। अक्सर होता है कि हमें वर्क के दौरान ब्रेक अलाउ होती है या उसमें
ली जाती है। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या उस आप जो एक्टिविटी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें ब्रेक अलाउ है या नहीं है। डज द टास्क इन्वॉल्व, फर्दर वो क्या कह रहा है, क्या ये चीजें इन्वॉल्व हैं। स्टूपिंग वेयर द वर्कर हैज टू कीप देयर लेग्स स्ट्रेट एंड बेंड देयर बैक टू मूव द लोड। ये स्टूपिंग पोजीशन कौन सी होती है, ये स्टूपिंग पोजीशन है आपकी। यहाँ पे इसने क्या है, इसकी लेग सेम है, स्ट्रेट हैं, और इसने अपनी जो सी बैक है वो उसने आगे की तरफ बेंड की हुई है, ये पोजीशन। ट्विस्टिंग, टर्निंग द शोल्डर वाइल द फीट स्टे स्टिल, यानी गोल पे जिस पे वो आपको एक स्टिक से वो गेंद को दूर फेंकते हैं, उससे एक झंडा लगा होता है, उस वो स्टूपिंग की सॉरी ट्विस्टिंग की पोजीशन वो है जिसमें आपकी लेग्स उसी जगह पे स्टिल होती हैं और आपने जस्ट ट्विस्टिंग करनी होती है, शोल्डर को मूव करना होता है। और कुछ मैनुअल हैंडलिंग में भी इस तरह होता है कि हमारी लेग सेम होती हैं तो हमने अक्सर ट्विस्ट करके अपनी बॉडी को अपने धड़े को या ट्रंक जिसे कहते हैं उसको मूव करके एक जगह से दूसरी रुख करना होता है, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं। लिफ्टिंग द लोड थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि वर्टिकल लिफ्टिंग द लोड थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि आपने ऊपर जाना है, वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ आपने लिफ्टिंग करनी है, ये वो चीज़ है। रीचिंग अबव शोल्डर हाइट, यानी कि अपनी शोल्डर हाइट से अगर अबव हमने कोई मैनुअल हैंडलिंग करनी है ना, तो आप देखेंगे कि वो उसमें रिस्क होता है। कैसे होता है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। द वर्कर होल्डिंग द लोड अवे फ्रॉम देयर ट्रंक, टोसो, टोसो में होती है, ये ट्रंक होता है जिसको आपको धड़ा कहते हैं, यानी कि गर्दन से नीचे नीचे तक, गर्दन से नीचे और आपकी टांगे शुरू होने से ऊपर तक, ये जो होता है ना इसको ट्रंक या टोसो कहते हैं या इसको धड़ा भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा, यहाँ पे डिटेल बताई गया, ईच ऑफ दिस रिस्क फैक्टर increase the risk associated with the task. For example, ये एग्जाम्पल आप और से देखिएगा। For example, picking up a load at waist height, carrying it a short distance and putting it down at waist height, it is simple task that does not complicate the risk associated with handling। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो किचन की शेल्फ होती है उस पे आपने एक लोड उठाया और उस शेल्फ की दूसरी साइड पर रख दिया, तो वो क्या होती है, आपकी वेस्ट हाइट होती है, यानी कि जो आपके पेट की हाइट तक जो आपने लिफ्टिंग करनी होती है ना, वहां से आपने पिक किया और उसी हाइट पर आपने सेम हाइट पर आपने रख दिया। तो ये कह रहा है कि वो आपकी उसमें रिस्क कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट पिकिंग अप द सेम लोड फ्रॉम द फ्लोर हाइट from the floor height from the bottom of box which require the worker to stoop down into the box। यानी कि अगर आपने फ्लोर वही वजन आपने किचन के फ्लोर से उठाना है ना, तो जाहिर बात है आपको स्टूप डाउन होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर कौन से हैं जी, रिस्क फैक्टर 1 इसमें, यानी कि ऊपर ये जो सा दिया हुआ है ना रिस्क फैक्टर 1, ये वाला है इसमें स्टूपिंग, रिस्क फैक्टर 1 आ गया। देन कैरिंग द लोड एट आर्म लेंथ, यानी कि आर्म लेंथ पर जिस तरह हम कोई फॉर एग्जांपल चीज उठाते हैं ना, हमारी आर्म की लेंथ होती है, उस पे जब अगर हम लोड उठाएंगे तो रिस्क फैक्टर 5 आ गया, ये वाला रिस्क फैक्टर आ गया। तो ये जो सी आर्म लेंथ पर हम लोड को उठाते हैं ना, तो ये क्या करता है, इसको कहते हैं ट्रंक, यानी कि अपने पेट से आगे रखते हैं आप, यानी कि आपका जो सा ट्रंक होता है ना उससे आगे आप यानी आर्म लेंथ पर रखते हैं, तो उससे होता क्या है, होल्डिंग अ लोड अवे फ्रॉम ट्रंक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज लोअर बैक स्ट्रेस एंड रिस्क ऑफ इंजरीज द फर्दर एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम योर trunk, the greater the leverage force multiplied on your spine। यानी कि जो आपने अपने आर्म की लेंथ पर रखा हुआ है ना लोड, तो वो क्या है, आपकी एक किस्म की लीवरेज फोर्स है, यानी कि वो आपका लीवर बन जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी जो सी बैक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वहां पे उसकी स्ट्रेस बढ़ रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बैक इंजरी ज्यादा होती है, यानी कि आपका सारा वजन है ना, जो आपकी कलाई है ना उससे आगे अगला, ये कलाई से अगला अगला जो सी आपकी आर्म लेंथ होती है ना, वहां पे अगर आपने लोड डाला हुआ है, तो ये कह रहा है कि रिस्क फैक्टर 5 है।
from a distance of 15 meter, risk factor 3, and putting it down above head height, risk factor 4. रिस्क फैक्टर 4 में क्या है जी हमारे पास रीचिंग अबव द शोल्डर हाइट, यानी कि आपने अगर अपने शोल्डर से ऊंचाई तक कोई चीज रखनी है ना तो उसमें आपको पता है रिस्क फैक्टर 4 है, यानी कि उसमें रिस्क होता है। जो वजन आपने अपनी वेस्ट के सामने रखना है ना वो उसमें रिस्क कम है। वही वेट अगर आपने शोल्डर से ऊपर रखना है ना, कोई ऊंची जगह शेल्फ है, ठीक है, वहां पे भी आपका क्या है वो वहां पे रिस्क ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सा असेसमेंट है वो लोड की असेसमेंट है। लोड की असेसमेंट किस तरह करेंगे हम जी? हेयर द फोकस ऑन द लोड दैट इज बीइंग हैंडल दो द लोड इज यूजली एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये इनएनिमेट यानी कि वो बेजान है। इन सम वर्क प्लेस इट मे बी एन एनिमल और अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल वगैरह में कोई आपने पेशेंट को उठाना है या आपका कोई एनिमल है, जानवर है, तो वो हमने उस लोड को फोकस करना है। Patient have to be moved from bed to wheelchair, stretcher, from wheelchair to bath, ये हमारा लोड होता है। The load can be assessed by asking questions such as how heavy is the load? लोड कितना हैवी है या भारी है। How large and bulky is the load? यानी वो कितना बल्कि है, कितना बड़ा है और वो कितना हैवी है, कितना वो फैला हुआ है, ठीक है। Is the load an easy shape to lift? क्या उसकी शेप ऐसी है कि हम उसको इजी लिफ्ट कर सकें। हाउ स्टेबल इज द लोड? यानी कि लोड कितना स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लास्टिक के फाइबर के पाइप्स हैं ना, तो वो 15-20 हैं, तो उनको उठाना मुश्किल है बनिस्बत उनके जो आपका 12 किलो वाला 12 kg वाला आपका कंक्रीट का ब्लॉक है। कंक्रीट के ब्लॉक को उठाना आसान है और फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपका लोड स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। हाउ स्टेबल इज द लोड, ठीक है। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द लोड, यानी कि हमें लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चाहिए लोड को उठाने के दौरान, मैनुअल हैंडलिंग के दौरान। आगे आप देखेंगे कि जब हम क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं ना तो उस दौरान भी हमें फॉर एग्जांपल कोई ऑकवर्ड शेप का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता होना चाहिए, जिस तरह के मैनुअल हैंडलिंग में। दोनों सूरतों में हमें पता होना चाहिए। इज द लोड डिफिकल्ट टू ग्रिप, यानी कि लोड को ग्रिप करना डिफिकल्ट है या आसान है। और डज इट हैव हैंडल्स, अगर उसको हैंडल लगा है तो उसको ग्रिप आसान हो जाएगी। अगर हैंडल नहीं लगा तो इट्स मीन कि उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। इज द लोड हॉट शार्प और अदरवाइज हैजर्डस, यानी कि लोड जो उसको आप उठा रहे हैं वो हैजर्डस है या शार्प है या हॉट है। यहाँ पे वही बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल 12 kg का आप जो कंक्रीट का ब्लॉक उठा रहे हैं वो उसकी जो सी रिस्क एसोसिएटेड है उसमें वो कम है बनिस्बत उसके जो आप प्लास्टिक के फाइबर के पाइप्स उठा रहे हैं। दैट एसोसिएटेड विद हैंडलिंग अ बंडल ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप्स। इसमें जो से है ना, यहाँ पे कह रहा है द रिस्क एसोसिएटेड विद हैंडलिंग अ 12 kg कंक्रीट ब्लॉक इज लोअर, यानी कि ब्लॉक का जो सा रिस्क एसोसिएशन है ना उसमें वो कम है बनिस्बत उनके जो प्लास्टिक फाइबर के पाइप्स हैं आपके। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, किस चीज़ पे हमारा फोकस होगा लिफ्टिंग से पहले पहले। The environment can assessed by asking question are there restrictions on the space available, यानी कि कोई restrictions तो नहीं है, कोई रुकावटें तो नहीं है। Is there the floor surface slippery or uneven, यानी कि उसमें पिट होल तो नहीं बनी हुई है, सरफेस uneven तो नहीं है, ये स्लिपरी तो नहीं है। Are there changes in floor steps, यानी कि वहां पे स्टेप और स्टेयर्स तो नहीं है। What are the light level like, यानी कि वहां पे लाइट का लेवल क्या है, मध्यम है या हाई है। व्हाट इज द टेम्परेचर, यानी वहां पे टेम्परेचर क्या है, और ह्यूमिडिटी जिसको नमी कहते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक जगह आपकी पुअर लाइटनिंग है, ठीक है, अन फ्रीजिंग कंडीशन है, वहां पे आइस है, ग्राउंड पे आइस है, वहां पे रिस्क ज्यादा होगा बनिस्बत उसके जो आप
अंदर वार्म जगह पे कारें हैं और वेल लाइटेड एरियाज पे कारें हैं, वहां पे कम होगी। आगे है जी हमारे पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेबिलिटी से क्या मुराद है, जिस बंदे ने लोड को उठाना है। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज कैन बी असेस्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज डज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड अनयूजुअल, यानी कि गैर मामूली एबिलिटी हमें चाहिए। गैर मामूली एबिलिटी में क्या क्या चीज है, सम हैंडलिंग एक्टिविटीज रिक्वायर अनयूजुअल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, साइज और टेक्निक। हमें उसमें अनयूजुअल गैर मामूली हमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना चाहिए होता है। डज द एक्टिविटी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट रिस्क टू वल्नरेबल इंडिविजुअल, यानी कि वो जो एक्टिविटी है वो खास खसूसियत तो नहीं रखती, खास रिस्क तो नहीं रखती जो वो इंडिविजुअल उठा रहा है, यानी कि सच एज अ प्रेग्नेंट वुमेन और पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग बैक इंजरीज। अब मुझे बताएं कि प्रेग्नेंट औरत है या जिसकी मिसाल दी हुई है, या जो प्री एग्जिस्टिंग बंदा बैक इंजरीज रखता है, तो जाहिर बात है उसकी जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हैं वो कम होंगी। अच्छा, अब आते हैं जी, वो हमारे पास था 4 पॉइंट्स जो हम क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि वो हमारे पास फैक्टर थे। ये हमारे पास फैक्टर्स थे, 4 मेन फैक्टर्स थे। फोकस ऑन 4 मेन फैक्टर्स। जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में रिस्क असेसमेंट जो सी दूसरी की थी, जर्नल हमारी रिस्क असेसमेंट, जिसमें हमने फैक्टर्स को देखा था, जिसमें मैंने आपको छुरी की मिसाल दी थी कि भाई छुरी में फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें उसका एज स्टेज है, फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट टाइम बंदा कर रहा है वो फैक्टर था, वो पैनिक था वो फैक्टर था। ये सारे फैक्टर्स हम मैनुअल हैंडलिंग से पहले देखेंगे और इनकी क्वेश्चनिंग करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, इन निकालेंगे क्वेश्चन, तब हम जाके मैनुअल हैंडलिंग को कम करेंगे, अपनी उस रिस्क को कम करेंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं कि अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, किस तरह हम कम कर सकते हैं, यानी कि उसके हम एक तरह से उसके कंट्रोल्स को देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं। कंट्रोल्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिस्क कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ सिंपल हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एलिमिनेट द मैनुअल हैंडलिंग। eliminate the manual handling by automation or mechanization of the handling activity। यानी कि अगर हम मैनुअल हैंडलिंग को कर सकते हैं जी, किसी मशीन से कर सकते हैं। हमारे पास अगर कन्वेयर बेल्ट है, फोर्क लिफ्ट है, मोनोरेल है, इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके पास मैनुअल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हमारे पास जो सी सैक ट्रक होता है, ये सैक ट्रक होता है, ये हमारे पास एयरपोर्ट्स पर होता है, जो लगेज को जिस पे रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग्स की ये मैकेनाइजेशन है, मशीनें हैं जो ये मैनुअल हैंडलिंग को ख़त्म करती हैं या एलिमिनेट करती हैं मैनुअल हैंडलिंग को। ज़ाहिर बात है अगर ये आपका सैक ट्रक होगा तो जो बैग हमने कैरी करना है हाथ से, तो वो इसके ऊपर आकर हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग को हमने एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। असेसिंग मैनुअल हैंडलिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, यानी कि अगर आप मैनुअल हैंडलिंग को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं ना कर सकते, जिस तरह हमने एलिमिनेट किया है इस चीज़ से, अगर आपने एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसकी असेस करेंगे। असेस किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने आगे ऊपर 4 पॉइंट्स देखे थे, टास्क, लोड, एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, इस तरह देखेंगे। यूज हैंडलिंग एड्स। हैंडलिंग एड्स ये कौन से हमारे पास, कंसीडर यूजिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट डज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट द मैनुअल हैंडलिंग बट डज इट but does make it use much easier. For example, a sack truck does not eliminate the need push the load but it does eliminate the need to carry it। यानी कि ये जो हमारे पास सैक ट्रक होता है, ये क्या करता है कि मैनुअल हैंडलिंग को एलिमिनेट तो कर देता है लेकिन प्रॉपर नहीं करता, लेकिन हमें पुश तो करना ही पड़ता है। एक और चीज़ है, पुश एंड पुल जो होता है ना, वो भी मैनुअल हैंडलिंग में होता है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े आपके रेंच हैं, उन पाइप्स को आपने करना है, जोड़ना है उन बड़े बड़े रेंच से। क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा ऑयल एंड गैस फील्ड में जब रिग फ्लोर पर होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, मैनुअल टांग उनके पास होती है, वो क्या कर रहे होते हैं, पाइपों को
उन मैनुअल टांग से पुश और पुल कर रहे होते हैं, तो वो भी एक मैनुअल हैंडलिंग की किस्म होती है। सैक ट्रक की एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है कि इसको हम पुश तो करते हैं ना, वो भी हमारा मैनुअल हैंडलिंग में ही आता है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, उसको रिस्क को कम कर दिया है। ये सैक ट्रक रिस्क को कम करता है, लेकिन पुश तो फिर भी करता है, मैनुअल हैंडलिंग फिर भी उसमें, लेकिन रिस्क क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया उसमें। देयर आर मैनी हैंडलिंग एड्स सच एज ट्रॉली, बैरल लिफ्ट, गिन व्हील्स, ट्रक, होइस्ट एंड लिफ्ट, ये सारी हमारे पास इसी किस्म की होती हैं जो मैनुअल हैंडलिंग एड्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है जो हम कर सकते हैं जी, अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग मैनुअल हैंडलिंग। वो क्या है हमारे पास, कंट्रोल क्या है, अगला क्या टेक्निक्स है। मॉडिफाई द टास्क लोड एंड environment when the appropriate question listed earlier are answered, there are usually some simple solution that present themselves. Modification may be possible to reduce the significant risk factors such as, हम किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टास्क में किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी काम में रेपिटेटिव मोशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मजदूर है वो ईंटें फेंक रहा है छत पर, तो वो क्या हो सकता है कि उस रेपिटेटिव मोशन में वो ब्रेक ले सकते हैं, 10-10 मिनट की या 5-5 मिनट की वो ब्रेक ले सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज में कुछ हमारे पास ऐसे टास्क होते हैं जिसमें रेपिटेटिव मोशन के दौरान हमने कंट्रोल्स, उसमें क्या है कि हम ब्रेक ले सकते हैं उस टास्क में। एलिमिनेट स्टूपिंग एंड ट्विस्टिंग बाय चेंजिंग द लेआउट ऑफ वर्क स्टेशन। हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज करते हैं बेड पर बैठकर, अब आपने कंप्यूटर टेबल और कंप्यूटर चेयर ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया है, वर्क स्टेशन लेआउट चेंज हो गया है। इस तरह हम कर सकते हैं। use a table or lift to bring the load to waist height to eliminate picking up from floor level। यानी कि लोड को अगर आपने फ्लोर लेवल से उठाने से बजाय आप उसको टेबल पर शिफ्ट करके, या आपके पास ऐसा सिस्टम हो कि टेबल से आप उठाकर उसी उसी हाइट पर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह रख दें। द लोड, ब्रेक डाउन अ हैवी लोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अक्सर हम क्या कहते हैं कि अगर लोड को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उस तरह कर दें। यूज सेवरल वर्कर्स टू हैंडल अ लार्ज बल्की लोड रादर देन जस्ट वन। यानी कि बहुत सारे और भी वर्कर्स आपके साथ मिलकर उस लोड को उठा सकते हैं। स्टेबलाइज एन अनस्टेबल लोड बाय सिक्योरिंग इट और पुटिंग इनटू इन ए कंटेनर। यानी कि बहुत सारे अगर पाइप्स हैं, प्लास्टिक की पाइप्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, किसी कंटेनर में रख सकते हैं, या उनको रस्सी के साथ दोनों साइडों से जोड़कर उसको स्टेबल बनाया जा सकता है। इस तरह मार्क अप द लोड विद एन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो दैट वर्कर कैन सी वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। यानी कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देना चाहिए वहां पे। अटैच हैंडल टू अ लोड दैट इज डिफिकल्ट टू ग्रैब्स। यानी कि लोड को हैंडल लगा देनी चाहिए ताकि उसको इजी वहां से ग्रैब किया जा सके। एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा लाइटिंग लगा सकते हैं। अगर फ्लोर आपका अनइवन है तो वो उसको सीमेंट और बजरी से आप उस फ्लोर को फ्लैट कर सकते हैं, हमवार कर सकते हैं अगर आपका फ्लोर अनइवन है। सप्लाई एडिशनल लाइटिंग इन पुअर लाइट लोकेशन, यानी कि लाइट आप लगा सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है जी, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के लिए। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी ड्रिल कर एक्सरसाइज करा सकते हैं, ताकि वो उस कैपेबल यानी कि उनकी कैपेसिटी हो जाए कि वो मैनुअल हैंडलिंग को बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। उसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी ड्रिल एंड एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, ये करो, ये सब कुछ ताकि मिनिमाइज किया जा सके। एफिशिएंट मूवमेंट प्रिंसिपल। एफिशिएंट मूवमेंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल की बात हो रही है। कोई लोड को अगर आपने फर्श पर पड़ा है, फ्लोर पर पड़ा है, तो उसको किस तरह उठाया जा सकता है, ये हमारे पास टेक्निक है, ठीक है। बिफोर लिफ्टिंग चेक द वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लोड। प्लान द रूट ऑफ द कैरी, यानी कि रूट ऑफ के प्लान को रूट करें, प्लान करें रूट को, जो आपने रूट को अपनाना है। इस्टेब्लिश अ फर्म ग्रिप,
यानी कि अपनी ग्रिप को इंश्योर करें कि आपकी ग्रिप सही है उसमें। द लिफ्ट, बेंड द नीज एंड यूज द लेग मसल्स टू लिफ्ट, यानी कि यहाँ पे जिस तरह ये पिक्चर में बताया हुआ है कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और अपने पाँव लेग्स की मसल्स को यूज करें। कीप द बैक अपराइट, कीप द लोड क्लोज टू द बॉडी, यानी कि लोड अगर दूर पड़ा है सबसे पहले आप लोड को अपने पास लाएं। अवॉइड ट्विस्टिंग, ओवर रीचिंग, जर्किंग, यानी कि ट्विस्टिंग ना करें, जर्किंग ना करें, उसमें बेकायदगी ना लाएं आप, ठीक है। सेटिंग डाउन, यूज द सेम प्रिंसिपल एज व्हेन लिफ्टिंग, यानी कि अब आपने लोड को रखना है बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने उठाने के दौरान आपने किया है। मेंटेन गुड बैलेंस, मेंटेन गुड बैलेंस, ठीक है, बैलेंस को अपनी कंट्रोल करें, बैलेंस रखें। सेट द लोड डाउन एंड देन एडजस्ट इट पोजीशन यूजिंग बॉडी वेट, यानी कि लोड को एडजस्ट करें, उसको प्रॉपर पोजीशन में रखें। ये ना हो कि आपने इस तरह रखा है कि वो स्लिप होकर उसी वक्त आपके पाँव पर गिर जाए। तो ये हमारे पास क्या थी, मैनुअल हैंडलिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, फिर उसके मैंने आपको हैजर्ड्स बताए थे, ठीक है, 5-6 हैजर्ड थे उसमें। उसके बाद मैंने आपको उसके बताए थे उसकी असेसिंग कैसे कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट उसकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके कंट्रोल्स बताए थे। अब इसकी अगले लेक्चर में मैं कुछ टूल्स या मशीनरीज आपको बताऊंगा जिसमें हमारे पास फोर्क लिफ्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, मोनोरेल है। ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होती हैं और इनकी सेफ्टी क्या है ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।